मैं जीसी खिल्लानी साहब ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े हमारे सामने अब आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक हमें आंकड़ा मिल सकता है कि हमने 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, तो कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? मिस्टर ओम प्रकाश, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है 75 करोड़ तक पहुंचना। और कई दिन ऐसे भी निकले जब एक दिन के अंदर 24 घंटे में 1 करोड़ वैक्सीनेशन लगे। हम अगर कोरोना की बात करें तो हर हर आदमी को एक डर है कि क्या तीसरी वेव आएगी। अप्रैल में हमने तबाही देखी, बहुत सारी मौतें हुई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है भारत में जिसने अपने किसी परिजन को, अपने मित्र को, अपने क्लोज रिश्तेदार को नहीं खोया हो। और बहुत बड़ी एक आबादी है जो डिसेबल हो गई है, जिनकी सांस फूल रही है, अभी भी ऑक्सीजन पे है। तो ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वो हमें क्या बेनिफिट देता है। और शुरू में जो हेजिटेंसी हुई भारत में, उन जिनको अभी भी हेजिटेंसी है उनके लिए जानना जरूरी है कि जो वैक्सीन है वो न सिर्फ हमें इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे हम कोवैक्सीन की बात करें तो 76% उसकी एफिकेसी है। इसका मतलब 76% इफेक्टिव होगा वो इन्फेक्शन से बचाने में। इसी तरह से कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो 62 से 90% चांसेस हैं कि वो इन्फेक्शन होने से बचाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो अब ये डेटा निकल के आया है, जो प्रमाण हमारे पास निकल के आया है कि वैक्सीनेशन इन्फेक्शन से तो बचाता ही है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता। फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन माइल्ड होता है। मतलब अगर आंकड़ों की बात करें कि जो अंतरराष्ट्रीय आंकड़े हैं उस हिसाब से 11 टाइम्स डेथ रेट कम हो जाती है अगर आप वैक्सीन, अगर एक 100 लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं उनको अगर कोरोना होता है, और जो अनवैक्सीनेटेड है, जो अनवैक्सीनेटेड में 11 टाइम्स जो है ना डेथ की रेट ज्यादा होती है। ठीक है, और 25 टाइम्स जो है ना वो सिवियरिटी कम हो जाती है। ये डेटा वेलोर से भी आया है, हाँ और दूसरे देशों से भी जी, आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर हमारे को 75 करोड़ जनता को वैक्सीन लग गया है, और 14.5% को दोनों डोज लग गए हैं, और 44% को एक डोज लग गया है, तो ये जो लोग हैं ये कम से कम सीरियस बीमारी से बचेंगे। इनकेस गॉड फॉरबिड, भगवान न करे कि थर्ड वेव आए, बिल्कुल। लेकिन आएगी तो भी माइल्ड आएगी। धन्यवाद। एक जो बात हमने देखी डॉक्टर खिल्लानी पूरी प्रक्रिया के दौरान कि शुरुआत में जो एक हमने देखा कि एक हेजिटेंसी थी, एक लोगों के मन में सवाल थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं रिकॉर्ड बन रहे हैं। कई राज्यों ने रिकॉर्ड बनाए हैं, कई राज्यों ऐसे हैं जहां पे पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो चुका है। तो ये सफ़र कितना आसान या कितना मुश्किल रहा, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा सा आप अगर हमें दर्शकों को समझा सकें। हाँ, मैंने इसको बहुत शुरू से फॉलो किया है। थैंक यू मेरे से पूछने के लिए। ये जो हेजिटेंसी होती है, जो डर होता है, ये दो वजह से होता है। एक तो ये होता है कि कुछ धारणाएं होती हैं लोगों की जो कि अफवाहों के तरफ से फैलती है। दूसरा ये कि शुरू में जो ट्रायल्स हुई थी, जो इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन हुआ था, जो कोवैक्सीन स्पेशली जो भारत की वैक्सीन है, उसमें एक प्रोफार्मा साइन कराया जाता था कि आपको एलर्जिक टेंडेंसी तो नहीं है, ये तो नहीं है। कई तरह के उसमें आदमी को साइन करना होता है। जहां भी आदमी को दस्तखत करना होता है और अंडरटेकिंग देनी होती है तो एक डर बैठ जाता है। उसकी वजह ये थी कि जो फेज 3 ट्रायल की जो नतीजे थे वो अभी पब्लिक नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पब्लिक हो गए और एक अच्छा नंबर जो है ना वैक्सीन। अब आप ये सोचें कि अगर हम टीवी पे बोले कि वैक्सीन बहुत सेफ है, और एक पड़ोसी में 3 लोग अगर बताएं कि हमने वैक्सीन लगाया पिछले महीने और हमें कुछ नहीं हुआ, उसका इफेक्ट मनोविज्ञान पे ज्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू हम जो टेलीविजन पे या अखबार में बोलते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ सबने ये जाना। 10% लोगों को अस्थमा है, 40% लोगों को एलर्जी होती है नाक की। ये सब लोग डरे हुए थे, लेकिन अब डर खत्म हो गया। लेकिन मैं अमेरिका से कंपेयर करूं, जो कि विकसित देश माना जाता है, वहां की हेजिटेंसी हम लोगों से बहुत ज्यादा है। और हमारी इसी वजह से हमारी जो वैक्सीनेशन की दर है वो बढ़ी है। बिल्कुल जी। डॉक्टर खिल्लानी, एक बात जो बार बार जिस पे चर्चा की गई वो ये कि किसी को अगर परेशानी हो रही है, हुई है,
माइनर परेशानी वैक्सीनेशन के बाद, तो लोग आमतौर पे मानते हैं कि अच्छा वैक्सीन अपना असर कर रहा है, वो इफेक्टिव है। इसको लेकर क्या स्थिति क्लियर हुई है? नहीं, इसमें इसमें कोई तथ्य नहीं, इसमें कोई सच बात नहीं है कि अगर आपको बुखार हो गया इसका मतलब वैक्सीन इफेक्टिव है, बुखार नहीं हुआ तो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, या आपको बदन में दर्द हुआ है तो इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है, और नहीं हो रहा है तो नहीं काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो परसेंटेज ऑफ एफिकेसी है वो जो 77.6 जो कोवैक्सीन की है और 60 to 90% वो सब में समान रहती है। इससे पोस्ट वैक्सीन सिम्टम्स का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। जो एक बात अगर मुझे आप परमिट करें तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट वैक्सीन के बाद जो पहले जो डेटा आया था कोविशील्ड के बाद कि 70% एफिकेसी हो जाती है 3 हफ्ते के बाद, वो जो ओरिजिनल वुहान वायरस था उसके लिए ये बात सच थी। लेकिन जब ये डेल्टा वायरस आया तो उसके बाद ये पता लगा कि जो एक वैक्सीन, जो सिंगल डोज वैक्सीन के बाद डेल्टा वायरस से प्रोटेक्शन नहीं मिलता, दोनों डोज के बाद ही डेल्टा वायरस से प्रोटेक्शन मिलेगा, वो भी सेकंड डोज लगने के 2 हफ्ते बाद। और डेल्टा वायरस के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो करीब 10% कम मिलता है वैक्सीन के बाद भी। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि जो सीवियर इलनेस होती है उससे और जो मौत की दर होती है वो बहुत गुना कम होती है अगर आदमी वैक्सीनेटेड होता है एज कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन दोनों डोज लगाया जाए, समय पर लगाया जाए। डॉक्टर खिल्लानी, जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और ख़ासकर जब 21 तारीख से 21 जून से जब इसका एक नया दौर शुरू हुआ, तब से ही इस बात पे चर्चा हो रही थी कि क्या हम साल के अंत तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। तो आपको लगता है कि अब हमें आशा करनी चाहिए कि वो उस आंकड़े को हम शायद पीछे छोड़ देंगे इस साल के ख़त्म होते होते तक? मिस्टर ओम प्रकाश, मेरे को तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमने शुरू किया था बीच में 20, 30, 40 लाख तक हम पहुंचे थे। अब कई दिन ऐसे होते हैं हम 1 करोड़ को भी पार कर जाते हैं। और दूसरा ये है कि पहले हमारे पास 2 वैक्सीन थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसके बाद स्पुतनिक हमारे पास आई है, अभी जाइडस की जो वैक्सीन है वो भी अप्रूव हो गई है, मॉडर्ना भी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती जाएगी हमारे डेली वैक्सीनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। और मैं सोचता हूँ 1 करोड़ से भी ऊपर अगर कंसिस्टेंटली चले तो दिसंबर तक हम सारे भारत को वैक्सीनेट कर पाएंगे, एटलीस्ट 1 डोज तो लग जाएगा। तो मेरे को इसमें बहुत उम्मीद है। तो जो फ्लक्चुएशन हम आंकड़ों में देख रहे हैं, 1 करोड़ के पार भी हम कई बार चले जाते हैं, कभी 50 करोड़ के आसपास भी रहते हैं, ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? क्या आपका अपना अनुभव? ये फ्लक्चुएशन नेचुरल है। देखिए, सप्लाई डिमांड, लोगों की इच्छा, वो सब पे डिपेंड करता है। बीच में त्योहार का आना, छुट्टी का आना, वो सब चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुरू में जो हाहाकार मचा हुआ था, जो खबरें आती थी कि ये स्टेट कह रहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वो स्टेट कह रहा है हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, वैक्सीनों की लोगों की लाइन लगी हुई है, वो वैक्सीन नहीं है, न तो हेजिटेंसी है न वैक्सीन शॉर्टेज है। अगर ये 2 चीज नहीं है तो स्काई इज द लिमिट। आप 1 करोड़ से 1.25 करोड़ भी पहुंच सकते हो, 1.5 करोड़ भी पहुंच सकते हो। और जब नंबर ऑफ वैक्सीन जब बढ़ जाएंगी और लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जो है ना वैक्सीन में, वो बिल्कुल अब चरम सीमा पर है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि दिसंबर तक हम एटलीस्ट अगर 1 डोज भी लग जाता है, इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को 1 डोज लग जाता है उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैंने तो वैक्सीन लगाया, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, तो वो सेकंड डोज जरूर लगाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। बिल्कुल, अमेरिका में वैक्सीनेशन के बाद भी जब 2 लाख केस, 1.5 लाख केस रोज हो रहे हैं, इसका मतलब हमें सतर्क होना चाहिए कि हमें और अमेरिका में देखा जाए तो जहां जिस स्टेट में वैक्सीनेशन की दर कम थी उस स्टेट में केसेस ज्यादा हुए। अगर हम वहां से सबक सीखें तो वैक्सीनेशन, सब लोगों को ज्ञान होता है कि कहाँ कितने केसेस हो रहे हैं, तो इसलिए सब लोग सतर्क हैं। इसलिए मेरे को उम्मीद है कि दिसंबर तक हम एटलीस्ट 1 डोज सबको पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर खिल्लानी,
जिस तरह से हमने पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देखी, उसमें शुरुआत में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उनका वैक्सीनेशन हुआ। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों का वैक्सीनेशन किया गया। ये जो पूरी प्रक्रिया रही, इसने कितनी मदद की है कि अगर आज हम देख रहे हैं कि एक नियंत्रण की स्थिति में हम हैं तो? नहीं, मदद तो बहुत हुई है। मदद इसलिए हुई कि मैं ये सोचता हूँ, अब ये मेरे पास कोई डेटा नहीं है। जैसे अप्रैल में जो हमारे बहुत ही सीवियर सर्ज आया था डेल्टा वायरस की वजह से, उसमें जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे, उनकी मेरी ये मानना है कि उनकी सिवियरिटी बहुत कम हो गई, इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम हो गए। मैं चाहता हूं कि सबको वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, पर वो तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वैक्सीन की वजह से अब ये हमें पक्का है कि अगर केसेस होंगे तो उनका नंबर ऑफ केसेस कम होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को हल्का फुल्का बुखार हो जाए वायरल बीमारी की तरह और जान का खतरा नहीं हो, आईसीयू में नहीं जाना पड़े, ऑक्सीजन कम ना हो, अस्पताल में ना जाना पड़े, तो हमें उस वायरल फीवर की चिंता नहीं, क्योंकि साल में 1-2 बार वायरल फीवर तो हम सबको होता है। जो चिंता है वो है कि आईसीयू में जाना, ऑक्सीजन की कमी होना, डेथ हो जाना, उसके बाद लॉन्ग टर्म के सिम्टम्स होना। और हमेशा हमारे कई मरीज अभी तक भी ऑक्सीजन पे हैं, ऑक्सीजन के बिना वो 1 मिनट भी नहीं रह सकते, एज अ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। तो वैक्सीन का जो सबसे बड़ा असर है, इफेक्ट है, जो उसका बेनिफिट है, वो ये है कि जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है वो करीब 25 गुना कम हो जाती है, डेथ रेट 11 गुना कम हो जाती है। तो ये बेनिफिट हमें वैक्सीन से मिलेगा। और वो कुछ कुछ बेनिफिट जो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर डेल्टा वायरस की छोड़ दें तो फर्स्ट डोज के 3 हफ्ते बाद कुछ बेनिफिट भी मिल जाता है। तो जैसे आपने कहा कि इस साल के अंत तक अगर हम सब एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे तो वो हम महामारी से और जो कैटास्ट्रोफी या जो भी तबाही हुई थी, मैं सोचता हूँ कि उससे हम बच जाएंगे। अगर दूसरी तीसरी वेव आती है तो भी, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो तीसरी वेव अगर आती भी है तो वो हल्की फुल्की आएगी, सिवियर नहीं होगी, उतना हमारा नुकसान नहीं होगा। जी डॉक्टर राकेश, अभी इस बात की भी चर्चा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन भी आ सकती है आने वाले वक्त में। तो जो एक बात कही जा रही थी कि अगर आगे कोई मामलों का सर्ज आता है तो उसमें बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, तो कितना आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो वैक्सीनेशन की जो पूरी डॉक्टर खिल्लानी, जिस तरह से अलग अलग वेरिएंट के आने का सिलसिला, और ये कहते हैं कि वो तो जारी ही रहेगा, तो अलग अलग वेरिएंट आते रहेंगे, तो आपको लगता है कि इस पे भी क्या काम हो रहा है कि जो वैक्सीन है वो भी उस हिसाब से उसमें बदलाव हो रहे होंगे? देखिए, ऐसा है कि अब तक जो वेरिएंट्स आए हैं, अल्फा वेरिएंट, देन ये डेल्टा वेरिएंट, और उसके पहले जो बेसिकली जो वुहान वेरिएंट जो था, वो सब वैक्सीन एस्केप नहीं है। मतलब ये जो डेल्टा वेरिएंट जिसने कि अमेरिका में भी अभी तबाही कर रखी है, वो उसके अगेंस्ट भी जो ये वैक्सीन है, जो चाहे वो mRNA वैक्सीन, जो मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड वैक्सीन हो, चाहे हमारी कोवैक्सीन हो, ये सारे वैक्सीन जिनको लगती है उनको प्रोटेक्शन है। और कोविशील्ड की बात करें तो डेल्टा से 10% कम है। तो उम्मीद की जाती है कि क्योंकि कोवैक्सीन पूरा वायरस उसमें डाला जाता है, तो उम्मीद की जाती है कि जो नए वायरस जो आएंगे, जो भी म्यूटेंट्स आएंगे, जैसे अभी लैम्डा वेरिएंट आया है पेरू से, या MU वेरिएंट आया है, एक 1.2 वेरिएंट आया है, इस तरह के वेरिएंट आते रहेंगे। लेकिन उम्मीद ये करी जाती है कि ये जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, हम लोग, उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। कितना % प्रोटेक्शन मिलेगा ये कोई भी इस समय नहीं बता जा, सिर्फ साइंस के साथ। लेकिन जो mRNA वैक्सीन होती है वो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन होती है, जो मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन होती है। तो साइंटिस्ट अपनी वैक्सीन को ऑल्टर कर सकते हैं वेरिएंट के हिसाब से, लेकिन उसकी नौबत अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो मैं फिर से कहता हूँ कि जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन है वो हमारा बिहेवियर है। वो तो तय है कि जो मास्क का जो यूज है, क्योंकि जो सेकंड वेव आई थी वो डेफिनेटली एयरबॉर्न थी,
तो हमें जो मास्क का जो उपयोग है और सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में जो हैंड हाइजीन है, ये अगर तीनों हम फॉलो करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी वैक्सीन है। और उसके साथ अगर हम वैक्सीनेटेड भी हैं, ये सब मिला लें, तो मैं नहीं सोचता कि मानव जाति को बहुत बड़ा खतरा है इस समय। जो मेजर खतरा है वो हम पार कर चुके हैं। धन्यवाद।